स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में, ठीक है, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रवाद क्या होते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद का मेन मीनिंग क्या होता है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं राष्ट्र जो शब्द है हमारा, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति देखिए, राष्ट्र शब्द अंग्रेजी भाषा में नेशंस को कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशन, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्र। और नेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नेशियो, ठीक है, और एक है नेट्स, जिनका अर्थ क्रमशः होता है जन्म या नस्ल और पैदा हुआ, ठीक है। तो नेशियो का अर्थ होता है जन्म या नस्ल और नेट्स का मतलब होता है पैदा हुआ। तो इसलिए इस राष्ट्र नेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस तरह से। वहीं अब राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र के सदस्यों के रूप में, यानी कि एक राष्ट्र जो है उसके सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पे उन्हें नहीं जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यानी कि ये जो राष्ट्र शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जिसके तहत हम किसी एक देश में रहते हैं, ठीक है, और उस देश में रहने के साथ साथ वहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या में लोग होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि हमारे माता पिता वहाँ पे रहे हैं, दादा दादी वहीं पे रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे लिए वो एक राष्ट्र बन जाता है। अब जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है ये जानिए। अभी राष्ट्र क्या होता है ये हमने जाना था, लेकिन एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, ठीक है, अवधारणा है, ये क्या है वो जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, सामान्यतः यदि जनता की अगर हम राय लें तो इस विषय में लोग ये कहते हैं कि अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देशभक्ति के जो लिए गाने हैं, जैसे राष्ट्रगान हमारे इंडिया का, तो उसको सुने, उसका सम्मान करें, और जो हमें जो आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उसके बलिदानियों की कहानियाँ पढ़ें, ठीक है। जैसे दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड पर भारतीय राष्ट्रवाद की विचित्र प्रतीक होता है ये, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो मन में देश या राष्ट्र के प्रति भक्ति का, निष्ठा का उफान लाती है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति एक भक्ति की, कुछ कर गुजरने की भावना को उत्पन्न करती है, ठीक है। राष्ट्र किसी सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय होता है, यानी कि ये अब विभिन्न विचारधाराएं हैं। तो एक विचारधारा ये है कि राष्ट्र जो है वो एक सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय भी होता है जो अपने नागरिकों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता से एक सूत्र से जुड़ा होता है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो एक काल्पनिक समुदाय है, जिस समुदाय के लोग सामूहिक विश्वास की वजह से, आकांक्षाओं की वजह से और अपनी अपनी कल्पनाओं की वजह से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर वहीं अगला पॉइंट है कि आमतौर पर राष्ट्र को साझी भाषा, कुल, धर्म या साझी जातीयता जैसी पहचान पर आधारित मान लेते हैं, लेकिन ऐसी साझी पहचान सभी राष्ट्रों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। जैसे कनाडा और भारत में एक समान भाषा नहीं है। यानी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि एक देश वही होता है जहाँ पे एक ही जैसी भाषा बोली जाए, एक ही कुल के लोग रहते हो, एक ही जाति के लोग रहते हो, एक ही पहचान के लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत धर्मों के लोग भी रहते हैं, बहुत भाषाओं के लोग भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कन्नड़ में कन्नाडा बोलते हैं, तेलुगु में तमिलनाडु में तमिलनाडु वाली तेलुगु बोलते हैं, वैसे ही दिल्ली वगैरह यूपी में अपनी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। ऐसे ही तो मतलब ये जो भाषा है, मतलब कि ये जो विचारधारा है कि एक राष्ट्र जो है वो वही होगा, यानी एक देश वही होगा जहाँ पे एक ही भाषा के, एक ही कुल के, एक ही धर्म के, एक ही जाति के लोग रहते हो। तो ये विचारधारा पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने देशों को जोड़ा भी है और देशों को तोड़ा भी है। तो राष्ट्रवाद ने देशों को जोड़ा और तोड़ा कैसे, वो देखिए।
राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतें थीं, ठीक है, मतलब जो देश था वो पूरी कुछ रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों को जोड़ने के लिए इस राष्ट्रवाद की भावना ने उन्हें प्रेरित किया और यूरोप एक मतलब कि पुनः एक एक देश बन गया था। ठीक है, आज के जर्मनी इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, किंतु राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। यानी कि एक तरफ तो कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप की जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनके एकीकरण में इस राष्ट्रवाद की भावना ने बहुत योगदान दिया, जैसे कि आज का जर्मनी और इटली का एकीकरण इसी नीति की वजह से हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने देशों को तोड़ा भी है। वो तोड़ा इस तरह से है कि बड़े बड़े साम्राज्यों को पतन किया है। और वो कैसे किया है, देखिए कि 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे में मूल में राष्ट्रवाद ही था। यानी कि जो लोग कहते हैं राष्ट्रवाद ने देशों को तोड़ा है, वो ये कहते हैं कि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया और हंगेरिया ही हैं और रूसी साम्राज्य हैं तथा इसके साथ एशिया, अफ्रीका, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली ऐसे जो साम्राज्य हैं, इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना कुछ ज़्यादा ही उफान लाने के बाद, यानी कि जब वो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ गई तो ऐसी राष्ट्रवाद की भावना ने इन देशों को अलग कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में जो ये लोग इसके विपक्षी हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने देशों को तोड़ा है, तो उनका ये मानना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला कि राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी और राज्यों को तोड़ा भी है। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि राष्ट्र की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रवाद क्या होता है, वो आप समझ गए होंगे। फिर है राष्ट्रवाद ने राज्यों को तोड़ा भी है और जोड़ा भी है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्व कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे क्या कौन कौन से तत्व होते हैं जो एक नागरिक को अपने देश के प्रति बहुत मतलब कि कुछ भी कर गुजरने के लिए मजबूर कर देते हैं, यानी कि उसे इस लायक बना देते हैं कि हाँ भाई हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मानने को तैयार है अपने देश के लिए। तो ऐसे में वो राष्ट्रवाद की भावना जो है उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं भौगोलिक एकता, यानी कि जो ज़मीन से जुड़ी होती है उसके बारे में। तो देखिए भौगोलिक एकता के बारे में, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ ही रहना और उसी से जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती हैं। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र पे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बहुत सारे लोग लद्दाख में रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं। तो ऐसे में ये जो लोग एक साथ रहते हैं, ये लोग एक साथ ही रहते हैं, खाते पीते भी एक साथ हैं। ऐसे में जब ये लोग एक ही साथ रहते हैं तो ये आपस में एक भाईचारे का इनका एक भाव बनता है और ये लोग देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक सामूहिक पहचान बताती है। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को राष्ट्र के रूप में देखते हैं एक ग्रह भूमि की बात करते हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं कि वे राष्ट्र के मतलब जो लोग अपने आप को राष्ट्र के रूप में देखते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने आप को जहाँ पे वो रहते हैं उसी के रूप में देखते हैं। ये लोग जिस भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे महत्व भी देते हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं भौगोलिक एकता की जो पक्षधर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं जहाँ पे ये एक साथ ही रहते हैं, ऐसे में जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपना अधिकार भी जताते हैं। ठीक है, और दावा पेश करते हैं कि हमारी जगह है और उस जगह को महत्व भी देते हैं, चाहे फिर वो देश के लिए हो, चाहे वो अपने खुद के घर के लिए हो या किसी भी कंपनी वगैरह के लिए हो। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल फ़िलिस्तीन उनका स्वर्ग है। यानी कि ये लोग रहते तो बहुत सारी जगहों पे थे, जैसे उदाहरण के लिए यहूदी, ठीक है, रहते तो बहुत सारी जगहों पे थे, लेकिन इन्होंने अपना गृह स्थल मातृभूमि बताई थी फ़िलिस्तीन। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए, अब उदाहरण देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है और ये है हमारा इंडिया। ठीक है,
तो ऐसे में क्या है कि जो लोग यहाँ के मूलवासी हैं इंडिया के, अगर वो चाहे बांग्लादेश में रहें चाहे पाकिस्तान में रहें, लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो ये सारे पाकिस्तान में जो भारतीय रहते हैं और बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं वो अपने देश के लिए ही बोलते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है भौगोलिक एकता। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं साझे राजनीतिक आदर्शों की। साझे राजनीतिक आदर्श, अब ये क्या है आइए जानते हैं। पहले मैं अंडरलाइन कर दूं तो देखिए, साझे राजनीतिक आदर्श की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आती हैं राष्ट्रवादी भावनाएं। कैसी? राष्ट्रवादी भावनाएं हमारे अंदर अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक पहचान देती है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं वो हमें ये पहचान देती हैं कि हम भाई अपने आप को राजनीतिक ये जो खेल है उसमें उतारें और उससे अपने देश को चलाएं, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें देती है साझे राजनीतिक आदर्श। ठीक है, राष्ट्र के सदस्यों के इस बारे में साझा दृष्टि होती है कि वे किस प्रकार के राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं साझे राजनीति, देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, साझे राजनीतिक आदर्श, यानी कि एक ही जैसे सोच रखने वाले, एक ही जैसे उनके आदर्श हों, एक ही जैसा वो विकास चाहते हैं, ये है साझे राजनीतिक आदर्श। तो ऐसे में ये जो लोग होते हैं साझे राजनीतिक आदर्श वाले, ये कहते हैं कि अगर उन्हें एक तरह का राज्य बनाना है, एक तरह का देश बनाना है, तो उन्हें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों को, सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। लोकतंत्र कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता, किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। यानी कि लोकतंत्र और राजनीतिक मूल्यों के आदर्श जो होते हैं वो हमें एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व बनाते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व बनाते हुए, और मतलब कि एक तरह से एक दूसरे के प्रति हमें भाईचारे का और अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाता है। ठीक है, जब साझे राजनीतिक आदर्श होंगे तभी वो अपने एक पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ सोच पाएंगे। ठीक है, जब एक जैसी सोच होगी तब। ठीक है, तो वैसे उसी में जो लोकतंत्र और जो राजनीति है ये इस सपने को साकार करने का एक जरिया है। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत बनता है। यानी कि जो लोग राष्ट्र अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति अपना महत्व समझ जाते हैं और उनके लिए क्या करना है उन्हें ये समझ जाते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रवाद की ये जो भावना है वो और भी मजबूत बनती है और राष्ट्रवाद भी मजबूत बनता है। ये थे साझे राजनीतिक आदर्श। फिर वहीं आते हैं साझी ऐतिहासिक पहचान। अभी ऐतिहासिक पहचान तो आप समझ ही जाएंगे, यानी कि जैसा उनका इतिहास वैसा हमारा इतिहास। ठीक है, तो देखिए साझी ऐतिहासिक पहचान, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाली साझी ऐतिहासिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? किसी भी देश में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध छेड़ा गया कोई भी संघर्ष राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होता है। यानी कि किसी भी देश में जब कोई आंदोलन छिड़ जाता है जो कि दूसरे देश के द्वारा छेड़ा जाता है, ठीक है, या कोई युद्ध होता है, तो ऐसे में पूरा देश एक अपनी ऐतिहासिक पहचान को साथ में लेकर इस युद्ध में उतर जाता है। जैसे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके बाद ऐसी आज भी घटनाएं भारत के जो नागरिक हैं उनमें राष्ट्रवाद को प्रेरित करती हैं। संकट के समय नेता इतिहास की उन घटनाओं को, उन वीर पुरुषों की कुर्बानियों के आधार पर जनता को संकट का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उस समय के जो हमारे नेता थे, नागरिक थे, उन्होंने फेस किए थे। ठीक है, तो ऐसे में जो साझी राजनीतिक ऐतिहासिक पहचान है, उनके तौर पर उनकी कहानियों को सुना के, उनके वीडियो को दिखा के, उनके बारे में बता के, उनके बारे में पढ़ के, साझी ऐतिहासिक पहचान भी राष्ट्रवाद को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं साझी राजनीतिक पहचान। देखिए अभी तो हमने जाना था साझी राजनीतिक आदर्श, फिर जाना साझी ऐतिहासिक पहचान, अब जानेंगे साझी राजनीतिक पहचान।
अब देखिए साझी राजनीतिक पहचान क्या होती है, पहले अंडरलाइन करते हैं। देखिए साझी राजनीतिक पहचान, बहुत से लोग एक समान भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो राष्ट्र है उसमें केवल एक ही भाषा के लोग रहें, एक ही जात के लोग रहें, एक ही वंश परंपरा के लोग रहें। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपसी संबंध को काफ़ी आसान बना देता है। यानी कि एक ही भाषा, ये लोग कहते हैं कि जब एक ही भाषा लोग बोलेंगे तो वे आपसी संवाद को और भी आसान बना देते हैं। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास तथा सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। यानी कि एक जैसे जब धर्म होंगे, मतलब सभी का एक जैसा धर्म होगा तो सभी के विश्वास एक जैसे होंगे, सामाजिक रीति रिवाज एक जैसे होंगे, त्यौहार एक जैसे होंगे, दिन एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे प्रतीकों की धारणा करना लोगों को करीब ला सकता है। इस तरह भौगोलिक एकता, समानता, सांस्कृतिक इतिहास, समान राजनीतिक आदर्श और भाषा तथा परंपरा की समानता राष्ट्रवाद के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाती है। यानी कि अभी तक जितने हमने पॉइंट जाने हैं राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए, वो सभी इस साझी राजनीतिक पहचान के साथ साथ इन सभी पॉइंटों को लेकर एक राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाते हैं। वहीं एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है भू क्षेत्र का। तो ये क्या है, देखिए किसी भू क्षेत्र पर काफ़ी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे साझे अतीत की स्मृतियाँ जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराते हैं। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई उसे पवित्र भूमि कहता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा पॉइंट राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, ये जानेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आप किसी चैप्टर 7 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।